4 मार्च को आपको पेपर देना है विज्ञान का। तो किस टाइप से आपका क्वेश्चन आएगा, पूरे इसी टाइप से आपके क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ये आपका एक मॉडल पेपर है, ओके ना। ये नहीं कहेंगे कि आपका पूरे का पूरा पेपर में वही आ जाएगा जैसा कि सभी लोग बताते हैं, ठीक है ना। तो मेरा ऐसा कुछ कहने का नहीं है कि आपको मतलब एक आइडिया लग जाएगा ना किस टाइप से आपके क्वेश्चन क्या किए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं बोर्ड पेपर में, ओके। तो आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से इन सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, तैयार करेंगे, और इसी के आधार पे ही आपके सारे क्वेश्चन बोर्ड पेपर में क्या किए जाते हैं, दिए जाते हैं, ओके। तो ये आपका 824 IL कोड का पेपर है। तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देख लीजिए तो कैसे आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसा कि आपको समय में बोर्ड पेपर में आपका जो समय होगा 3 घंटे 15 मिनट का होगा। 15 मिनट आपको परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ये प्रश्न पत्र जो होगा ना 2 खंडों में विभक्त होगा। खंड अ और खंड ब में क्या होगा, विभक्त होगा। खंड अ और खंड ब में 3 उपभाग होंगे, 1, 2 और 3। 1 का मतलब उपभाग में आपके भौतिक विज्ञान, 2 का मतलब आपका रसायन विज्ञान, 3 का मतलब आपके जीव विज्ञान के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न पत्र होंगे जिनको आपको अपने OMR शीट में भरना है। तो ये सब चीज़ें आप लोग जान चुके हैं, इसको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, ओके। तो आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को देखिए, और बोर्ड पेपर में आप लोग कम से कम 70 में 60+ क्वेश्चन करके जरूर आए, ठीक है। तो उपभाग हम 1 देखते हैं जिसमें हम लोग फिजिक्स के सारे क्वेश्चन से देखते हैं, और फिजिक्स के आपके जो होते हैं 7 प्रश्न आते हैं, ओके। तो पहला प्रश्न आपका है स्क्रीन के सामने, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। कह रहा है किसी वस्तु का जो आभासी एवं आकार में जो बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब किसी वस्तु द्वारा ना देखेंगे आपको बड़ा बड़ा प्रतिबिंब बनाया जाता है, तो वो कौन सा आपका दर्पण होता है। तो बड़ा आप लोग जैसे डॉक्टर देखते हैं, डॉक्टर को आप लोग देखे होंगे, कान में आपके कुछ गिर गया तो क्या करता है, एक अवतल दर्पण उठाता है, ठीक है ना, और उसको देखता है कि उस अवतल दर्पण के माध्यम से आपकी वस्तु जो होती है कान में छोटी होती है, उसमें बड़ा सा दिखाई देने लगता है। तो दिखाई देता है ना, तो हम लोग कौन सा दर्पण इस्तेमाल करते हैं, अवतल दर्पण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करिए। जो लोग चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आपको प्री बोर्ड का भी सबसे पहले पेपर इसी जगह मिलेगा, जनवरी में आपका प्री बोर्ड का पेपर आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है ना। कह रहा अब यहाँ पर देखिएगा आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा लेंस का प्रयोग करना चाहिए, तो उत्तल लेंस का, ठीक है। ये सेम उल्टा होता है दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश के नीले रंग दिखाई देने का कारण क्या होता है। तो आकाश के नीले रंग दिखाई देने का जो कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि प्रकाश की जो चाल होती है अधिकतम किस में होती है। तो प्रकाश की जो चाल अधिकतम होती है वह किस में होती है, निर्वात में होती है। ये सारे क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे। ये देखिएगा कुछ इस प्रकार से नया क्वेश्चन आपके लिए। कह रहे यदि 3 विभिन्न मानों के लिए प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम समायोजन में जोड़ा जाए तो उन सभी में निश्चित रूप से एक ही मान होगा। तो किसमें एक ही मान आपका क्या होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर का ये गलत है। प्रत्येक प्रतिरोध में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का ये भी गलत है। प्रत्येक प्रतिरोध प्रवाहित होने वाली धारा और विद्युत धारा का ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई होती है, मतलब विभवांतर का मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का जो मात्रक आपका होता है वह वोल्ट होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि यहाँ पर देखिए एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल की दिशा होती है। तो बल की दिशा कैसी होती है, ध्यान से देखिएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समानांतर होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समानांतर होता है, ये गलत है, ओके। चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा के समानांतर होता है, ये भी गलत है। इन दोनों दिशाओं के लंबवत, ठीक है ना, ये भी सही है, मतलब ये भी सही है, ठीक है। इन दोनों दिशाओं के क्या होता है, लंबवत होता है भैया, ये हमारी बात है क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, ठीक है। मतलब सी वाला दिशाओं के क्या होता है, समांतर नहीं होता है, क्या होता है, लंबवत होता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, आपका उपभाग 2। उपभाग क्या स्टार्ट हो रहा है, 2 स्टार्ट हो रहा है। उपभाग 2 में हम लोग रसायन विज्ञान के क्वेश्चन देखेंगे, केमिस्ट्री के। कह रहा है एल्केनों का सामान्य सूत्र होगा। एल्केनों का सामान्य सूत्र मतलब एल्केन का सूत्र, जैसे हम लोग 3 सूत्र जानते हैं। एक हमारा होता है एल्केन,
एल्केन का जो सूत्र होता है CnH2n+2। दूसरा हमारा पूछ सकता है एल्कीन का सूत्र पूछ सकता है, तो एल्कीन का CnH2n होता है। तीसरा हमारा पूछ सकता है एल्काइन, क्या पूछ सकता है एल्काइन, तो एल्काइन का जो सूत्र होता है CnH2n माइनस क्या होता है 2 होता है। तो इन तीनों में से कोई एक फार्मूला पूछ देगा। तो एल्केनो का यहाँ पूछा है तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, फिर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सजाती श्रेणी कौन सा है। तो सजाती का मतलब होता है जो एक ही जात के जिसमें लोग होते हैं वही सजाती श्रेणी होता है। जिसमें एक ही जात के लोग होते हैं उसमें क्या होता है, सजाती श्रेणी, उसी को कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखिएगा कार्बन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ पर कार्बन 3 है और हाइड्रोजन क्या है 6 है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अच्छे से नहीं देखेंगे तो समझ में आपको नहीं आएगा। ओके, तो अच्छे से क्वेश्चन को आपको क्या करना है, देखना है। तो यहाँ से हाइड्रोजन 2 है और कार्बन 4, मतलब 2 गुना हुआ, यहाँ पर 2 गुना हो गया। ठीक है, सही है। और देखा जाए इसमें CH3OH, देखिएगा यहाँ OH यहाँ से HO लेगा, तो इस समूह का नहीं है, एक जात के नहीं है। यहाँ पर देखिएगा HO लगा है और यहाँ पर HO लगा, एक इस समूह का है। यहाँ पर OH है, यहाँ पर OC है, तो इस समूह का नहीं है। तो पहला वाला और तीसरा वाला है, पहला वाला और तीसरा वाला एक समूह को क्या कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं। तो पहला और तीसरा ऑप्शन में देखेंगे, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें डी वाला ऑप्शन में है, तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस क्या करता है, बनाता है। तो कौन सा धातु होता है, तो ध्यान से देखिएगा, वो पोटेशियम होता है। कौन सा होता है, पोटेशियम। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जिन लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो भाई, ठीक है, कोई पैसा नहीं लगता, बस देखते रहो आप लोग वीडियो, रेड वाला बटन दबा कर सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। ओके, और बोर्ड पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे वो सारा बताया ही जा रहा है, और प्री बोर्ड सबसे पहले हमारे चैनल पे ही मिलेगा, तो आप लोग सब्सक्राइब करके ही रखो। शून्य पीएच वाला विलयन होता है, तो शून्य पीएच का जो विलयन होता है बताएंगे। शून्य पीएच का अभी तक बात नहीं हुआ है, तो इनमें से कोई नहीं आप लोग बताएंगे। ओके, ये बहुत लोग अमली बताएंगे। यहाँ पर देखिएगा सूर्य के प्रकाश एवं, अब यहाँ से सूर्य के प्रकाश एवं पड़हरिम की उपस्थिति में CO2 और H2O के संयोजन में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक क्या होता है, बनता है। ओके, कौन सा यौगिक का क्या होता है, निर्माण होता है, ये क्या करना है आपको बताना है। तो किसका निर्माण होता है, हम लोग पढ़ेंगे ग्लूकोज का, ग्लूकोज का क्या होता है, निर्माण होता है। ओके, फिर 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है, इसको क्या करना है, बताना है। मतलब यहाँ पर क्या भराएगा उसी को आपको क्या करना है, फिल करना है। ओके, यहाँ पर देखिएगा CH4 है, यहाँ पर CH4 है, एक कार्बन यहाँ से निकल गया। ठीक है, यहाँ पर सोडियम है, यहाँ पर 2 सोडियम है, यहाँ पर एक ही सोडियम है, एक सोडियम की हमें आवश्यकता है, Na। यहाँ पर OH है, यहाँ पर O है, एक हाइड्रोजन कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर OH लगा लेंगे। ठीक है, मतलब NaOH की हमें क्या होगी, आवश्यकता होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर आपके उपभाग क्या होते हैं, 3 स्टार्ट होते हैं, जिसमें आपके बायोलॉजी के क्या होंगे, क्वेश्चन होंगे। ओके, तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है। पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है, आपको क्या करना है, बताना है। तो देखिएगा खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करना, क्या होता है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करना होता है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है। तो देखिएगा पाचन की जो शुरुआत हो जाती है ना, आपके मुख से ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मुख से, यकृत से, छोटी आंत में, पिता से, मतलब मुख में जैसे हम लोग लेते हो यहाँ से ही पाचन स्टार्ट हो जाता है आपका। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है। तो पादप हार्मोन आपका कौन सा है, तो देखिएगा जिबरेलिन होता है। क्या होता है, जिबरेलिन आपका क्या होता है, एक पादप क्या होता है, हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो वृद्धि जो हार्मोन होता है वो स्रावित कहाँ पर होता है। तो वृद्धि जो हार्मोन आपका होता है देखिएगा पिट्यूटरी, पिट्यूटरी जो पीयूष ग्रंथि जिसको हम लोग कहते हैं उसमें आपका होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 18 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा परागकोश के अंदर बनता है। तो परागकोश के अंदर आपका कौन सा बनता है। तो देखिएगा परागकोश के अंदर जो होता है परागकण भैया होते हैं। क्या होते हैं, परागकण आपके होते हैं। कह रहा पुष्प का जनन अंग कौन सा होता है। तो पुष्प का जनन अंग कौन सा होता है, जायांग होता है। ठीक है ना, ये मादा का भाग होता है। ठीक है ना, किसका भाग होता है, मादा का भाग होता है, मतलब स्त्री का भाग होता है, कह सकते हैं।
फिर यहाँ पर कह रहा है वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है, कि किससे बचाती है आपकी, एक्स किरण से, परावैंगनिक किरणों से, गामा किरणों से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिएगा ये परावैंगनिक किरणों से क्या करती है, हमारी रक्षा करती है। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे उपभाग 1 देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपके सवाल है, तो इन सभी सवाल को हम लोग क्या करेंगे। ओके, तो वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिए, सवाल को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न ये कर रहा है कि एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 4 मीटर का वक्रता त्रिज्या वाला। तो यहाँ पर देखिएगा आपका दे रखा है ना, क्या दे रखा, वक्रता त्रिज्या यहाँ पर दे रखा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, दिया है वक्रता त्रिज्या, और ये उत्तल दर्पण है, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या को r से दर्शाते हैं, r बराबर हो गया 4 मीटर। ओके, फिर कह रहा बाइक में पीछे से आ रही जिसकी दूरी मोटर से किसी समय 8 मीटर हो जाता है, तो इसकी वस्तु की दूरी दिया है। तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं, जब भी वक्रता त्रिज्या देता है तो हम लोग फोकस दूरी निकाल लेते हैं। तो फोकस दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, फोकस दूरी F बराबर आर बाई क्या होता है, 2 होता है, ये सूत्र हमारा होता है। तो F जो हो जाएगा, R का मान हो गया 4 अब बट्टा 2 से कट जाएगा, तो F बराबर हो जाएगा 2 मीटर, फोकस दूरी हो गई, ठीक है। अब उसके बाद हमारा जो हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, वस्तु की दूरी कह रहा था, वस्तु की दूरी जो होती है आपकी u होती है, u हमेशा नेगेटिव होता है, और ये 8 मीटर दे रखा है, कितना मीटर है, 8 मीटर। तो ये हो गया 8 मीटर। वस्तु का प्रतिबिंब आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। वस्तु का आपका प्रतिबिंब क्या करना है, ज्ञात करना है। तो वस्तु का प्रतिबिंब भी आपको क्या करना है, ज्ञात करना। और कुछ पूछा है, कितनी दूरी पर और कहाँ बनेगी, ये भी बात कर रहा है। तो चलो पहले भी हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। तो दर्पण के सूत्र से हम लोग क्या करेंगे, सवाल को सॉल्यूशन करेंगे। ओके, तो लिखेंगे हम लोग दर्पण के सूत्र से। तो दर्पण का जो सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये हमारे क्या होता है, सूत्र होता है। फोकस दूरी दे रखा है 2, भी हो गया, आप ज्ञात करना है। u का वैल्यू दे रखा -8। ओके, तो 1/, हो गया 2 बराबर 1/v प्लस माइनस हो जाएगा -1/8, इधर ये माइनस इसको उधर उठा लाते हैं। तो 1/2 प्लस 1/8 बराबर 1/v, क्लियर। तो 2 और 8 का जो लॉस हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। एलसीएम निकालेंगे, 2 से 8 में भाग करेंगे तो 2 चौको 8, 8 एक नंबर हो जाएगा 8, 1/, हो जाएगा v। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा, 5/8 बराबर 1/v। अब यहाँ पर v जब ज्ञात करेंगे ना, इसको पटक देंगे, तो v बराबर कितना हो जाएगा, 8/5, ठीक है। तो ये हमारी इतना सेमी हो गया। 5 से 8 में क्या करिए, भाग कर दीजिए, 5 से 8 में भाग कर दीजिए, 5 एक नाम आपका हो जाएगा 5, 3 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 0, 5 6 30 मतलब 16, 1 दशमलव कितना हो जाएगा, 6 मीटर आपकी क्या हो जाएगी, वस्तु की प्रतिबिंब होगा, ठीक है। अब ये पूछ रहा ना, तो दर्पण दूरी कहाँ पर बनेगा, तो कहाँ पर बनेगा, ये चीज़ आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर इसी प्रकार से सेम इसको लगाना था आपको, ये सवाल लगा लेंगे। इसी सवाल को सेम ऐसे लगाने के लिए कह रहा था। फिर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखना है, चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले किन किन बातों पर यह निर्भर करता है, इसको बता देना। फिर उसके बाद घरेलू परिपथ में की व्यवस्था चित्र बनाकर स्पष्ट से समझाइए, या तो ये सवाल लगाना है तो हम लोग सवाल को क्या करते हैं, लगा लेते हैं, क्लियर। इस सवाल को हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से लगा लेते हैं। तो कह रहा कि दिए गए परिपथ में कुल प्रतिरोध ज्ञात कर लो। कुल प्रतिरोध यहाँ पर देखिएगा 6 ओम और 2 ओम, पहले हम लोग कुल प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। कुल प्रतिरोध हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे दिया देखिएगा 6 ओम और 2 ओम के जो प्रतिरोध हैं, 6 ओम व 2 ओम के प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हुए हैं, आपके समांतर क्रम में, लिखेंगे समांतर क्रम में, समांतर क्रम में संयोजित है, संयोजित है, ठीक है। तो समांतर क्रम का निकालेंगे तो 1r इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। समांतर क्रम का फार्मूला पता है, 1/6 प्लस 1/ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, तो इसको जब निकालेंगे तो 1/r इक्वल टू 6 और 2 का लॉस हो जाएगा 6, 6 से भाग करेंगे 6 का नाम 6, 2 तिहाई हो जाएगा 6। ओके,
तो आपका जो होगा प्रतिरोध जो इसका हो जाएगा आर डैश, 3 और हो जाएगा 4, 4 बट्टा आपका हो जाएगा 6। क्लियर। तो आर डैश बराबर हो जाएगा 6 चला जाएगा ऊपर और 4 हो जाएगा नीचे। 4 से 6 में क्या करेंगे, भाग कर लेंगे। ओके, तो भाग कर लीजिए। यहाँ पर भाग करेंगे तो हमें मिलेगा, देखो 4 एक नम हो जाएगा 4, 10 लगाएंगे 20 होगा, 4 पचे 20। ठीक है, तो 1.5 ओम हो जाएगा। ठीक है, 1.5 ओम, मतलब ये दोनों प्रतिरोध को जब जोड़ेंगे तो ये एक तार बन के सीधे सीधे ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तब इसका जो मान मिल गया 1.5 ओम मिल गया। तो 1.5 और 0.8 ओम किस क्रम में हो जाएंगे, आपके श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1.5 ओम व 0.8 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में क्या है, संयोजित है। श्रेणी क्रम में संयोजित है। श्रेणी क्रम में क्या है, संयोजित है। इनकी तुल्य जो हो जाएगा प्रतिरोध जो होगा, तुल्य प्रतिरोध मतलब कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो R बराबर हम लोग जोड़ लेंगे 1.5 प्लस 0.8 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा आपका कुल प्रतिरोध, 8 5 हो जाएगा 13, 13 को 3, 1 और 1 2, तो 2.3 ओम कुल प्रतिरोध हमारा कितना हो जाएगा, 2.3 ओम हो जाएगा। फिर पूछा ना सेल में प्रवाहित धारा, दूसरा पूछा सेल में प्रवाहित धारा, सेल में प्रवाहित धारा पूछा है। तो धारा का सूत्र I बराबर होता है V/R होता है। I हो गया, V वोल्ट का आपका दिया है, देखिए कितना वोल्ट दिया है आपका, 12 वोल्ट दिया है। कितना वोल्ट दिया है, 12 वोल्ट दिया है। ओके, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर 12। और R का जो मान है, ध्यान से देखिएगा, R का जो मान है आपका निकल गया 2.3, तो 2.3 हो गया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा आपका, एक 0 बढ़ जाएगा, 120 बट्टा हो जाएगा 23। ठीक है, अब 23 से हम लोग क्या करेंगे ना, 120 में यहाँ पर भाग कर लेते हैं। 23 से 120 में क्या करेंगे, भाग कर लेंगे। ओके, कितने बार में भाग जाएगा आपका, 5 बार में। देखिए 5 3 15, ओके, और 5 दूनी 10, 10 और 1 कितना हो जाएगा आपका, 11। ओके, तो कितना हासिल बचेगा आपका, 10 में से 5 गया 5, ये कट जाएगा आपका, दशमलव लगा लेंगे 0, 23 दूनी 46 2। ठीक है ना, 2 बार में चला जाएगा। तो धारा जो आपकी हो गई 5 दशमलव कितने हो जाएगी, 2 एम्पियर। धारा का मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। ओके, इतना हो जाएगा। फिर तीसरा पूछा ना, यहाँ पर देखिएगा 0.8 एम्पियर ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच व्यवधांतर ज्ञात करना है। मतलब आपको ना यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तीसरा जो पूछा ना 0.8 ओम के प्रतिरोध मतलब ओम के बीच आपको क्या करना है, विभवांतर याद करना, शॉर्टकट लिख देते हैं विभवांतर। ठीक है, मतलब V बराबर हमें पता है I इंटू क्या होता है, R होता है। ठीक है, I इंटू क्या होता है, R। अब यहाँ पर V हो जाएगा, I कितना निकाले हम लोग, 5.2 निकाले, और R कितना दे रखा है, 0.8। इसके बीच विभवांतर मतलब इस पर कितना वोल्ट लग रहा है, 0.8 पर, उसकी गणना करना है। ठीक है, तो 5.2 में हम लोग क्या करेंगे, 8 का गुणा, 8 दूनी हो जाएगा 16, 16 का 6 हासिल गया है, 8 पचे 40, 40 और हो जाएगा 41, 1 2 2 अंक के बाद दशमलव होगा, तो 4.16 वोल्ट आपका क्या होगा, लगेगा। ओके, तो टोटल हमारे क्या हो गया, सवाल हो गया। फिर यहाँ पर देखिएगा ना, आपका क्या कह रहा, उपभाग 2 स्टार्ट हो गया था। तो उपभाग 2 वाले में हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बैलेंसेस करेंगे। ओके, नीचे बैलेंस हम लोग कर सकते हैं। कह रहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसको हम लोग लिखेंगे CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का है तो CO क्या हो गया, 2 हो गया। इसको बैलेंसेस करना है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस जल कह रहा था तो H2O। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा Ca यहाँ पर 1 है, यहाँ पर Ca 1 है, यहाँ पर OH मतलब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, यहाँ पर फिर आपका एक C है, तो यहाँ पर C है, कार्बन 3, मतलब ये ऑलरेडी बैलेंस हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ओके, फिर दूसरा बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम का हो गया Ba, क्लोराइड का हो गया Cl, इसका संयोजकता 2 होता है तो BaCl2 हो जाता है।
पोटेशियम सल्फेट, किस हो गया पोटेशियम सल्फेट का हो गया SO4, तो K2SO4 हो गया। ठीक है, इसकी संयोजकता 2 होती, इसमें आ जाएगी। फिर उसके बाद क्या रहा बेरियम सल्फेट, तो BaSO4, दोनों की संयोजकता क्या होती है 2 होती है, इसलिए कट जाएगा। फिर क्या रहा पोटेशियम क्लोराइड मतलब KCl। ओके, इसको बैलेंसेस करना है। यहाँ पर देखिएगा 2 है पोटेशियम, यहाँ पर क्लोरीन 2, यहाँ पर अगर हम लोग 2 लगा देते हैं, यहाँ पर 2 लग जाएगा तो ये आपका सब बैलेंसेस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। तीसरा जो हमारा है यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जिंक कह रहा है, तो Zn से जिंक हो गया आपका प्लस। उसके बाद क्या करा सल्फ्यूरिक अम्ल कह रहा है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का हो जाएगा H2SO4 हो जाएगा। ओके एरो। फिर कह रहा है जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट Zn से जिंक SO4 से सल्फेट, दोनों की संयोजकता 2 होती है, इसलिए कट जाएगी। प्लस आपका हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को हम लोग क्या लिखते हैं H2 लिखते हैं। अब इसको बैलेंसेस करना है, तो देखिए यहाँ पर Zn एक है, Zn एक है, सल्फेट एक है, सल्फेट एक, H2 हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन दो, ये ऑलरेडी क्या है बैलेंसेज है। ओके, चौथा हम लोग देख लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट कह रहा है, तो AgNO3 हो गया। ठीक है, प्लस इसका 2 होता है, तो Ag सही है, जिंक क्लोराइड ZnCl, तो जिंक का 2 होता है, ZnCl2 हो गया। ओके, सिल्वर क्लोराइड कह रहा है, तो Ag हो जाएगा Cl। ठीक है, और जिंक नाइट्रेट कह रहा है, इसका 2 होता है AgCl2, जिंक नाइट्रेट हो गया ZnNO3, दोनों का 2 होता है तो कट जाएगा। ओके, अब यहाँ पर बैलेंसेस करना है, तो ऑलरेडी ये बैलेंसेज ये भी हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप में हम लोग सारी चीज़ें कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक जस्ते की छड़ को कॉपर सल्फेट के बेलन में डालने पर उसका रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है, क्यों हो जाता है, कारण बताना है। फिर आयनिक यौगिकों के गलनांक ऊंच किए होते, इसको बताना। कह रहा उदासीन अभिक्रिया क्या होते, इसके 2 उदाहरण लिखिए। भर्जन को उदाहरण सहित क्या करना है समझाना है। अब यहाँ पर क्या रहा निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नामकरण बनाना है, तो IUPAC नामकरण बना लेते। 1 2 कार्बन से होता एथ होता है, सिंगल बॉन्ड है तो एथेन हो जाएगा। COOH लगा है तो COOH के लिए होता ओइक अम्ल, तो एथेनोइक क्या हो जाएगा अम्ल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या रहा 1 2 कार्बन से होता आपका एथ होता है, सिंगल बॉन्ड है तो एथेन हो जाएगा, HO से अल होता है तो एथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, ये IUPAC नामकरण आपका हो जाएगा। उसके बाद क्या रहा निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मिसेल पे संक्षारण पे योगात्मक अभिक्रिया, या तो ये बना लो या तो ये, तो ये भैया यही आसान है, इसको हम लोग नहीं करेंगे। ओके, अब यहाँ से स्टार्ट होता उपभाग 3, पुनरुद्भवन और मुकुलन का सचित्र वर्णन करना, मनुष्यों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करना है। उसके बाद कह रहा है कि प्रकाश अनुवर्तन तथा मतलब आपका गुरुत्वानुवर्तन का उपयुक्त चित्रण की सहायता से मतलब परिभाषित करना है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ से आप क्या समझते हैं, मानव के किन्हीं 4 अंतः ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन के कार्यों का वर्णन कीजिए। अथवा नहीं आ रहा है तो इसको आपको करना, परितंत्र को परिभाषित कीजिए, इसके विभिन्न जैविक घटकों का उदाहरण सहित क्या करना वर्णन करना है। तो ये टोटल आपके क्या थे क्वेश्चन थे। ओके, तो चलिए हम लोग पुनः मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।